भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में जो फ्रेट स्टॉक है, जिसमें वर्तमान में हम कॉन्वेंशनल वैगन के अलावा अति उच्च गति के BLC, BLCS जैसे हाई स्पीड रेकों का परिचालन कर रहे हैं। इस स्पीड में उच्च गति, उच्च भार क्षमता, बॉक्स NHL वगैरह तो 95 टन तक होते हैं। तो ब्रेकिंग का प्राविधान जिस प्रकार कैसनप के 7 प्रकार और BLC की LCCF20 ट्रॉलियों में किस प्रकार नए ब्रेक ब्लॉक और व्हील के साथ, और जब कुछ समय बाद प्राकृतिक रूप से जब ये चलेंगे उच्च गति पर, तो जब ये घिसते हैं तो ब्रेक ब्लॉक और व्हील का जो क्लियरेंस बढ़ता चला जाता है। तो हम इसको बिना मानव श्रम के बार बार इंटरफेस करते हुए किस जादुई संरचना से इसको नियंत्रित करते हैं, ताकि हमारी ब्रेक पावर, ब्रेक रिगिंग जब बिल्कुल नया हो या काफी समय पुराना हो गया, वियर टियर हो जाए, लेकिन इसकी ब्रेक पावर की क्षमता सदैव एक समान बनी रहे। तो इस संरचना के लिए इन कैसनप बोगियों में या BLC, BLCS में इस जादुई संरचना SAB स्लैक एडजस्टर बैरल, या इसको ब्रेक रेगुलेटर, या इसके साथ इसको हम कभी कभार मैकेनिकल सेंसर भी कहते हैं। तो आइए, अब भौतिक रूप से आपने इसका परिचय देख लिया हमारे पिछले लेसन में। इस समय हम इसका इंटरनल, इसका आंतरिक कार्य पद्धति क्या है, इसका क्या मेथड है, क्या प्रिंसिपल है, जो कि एक करेक्ट स्लैक जब ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच की दूरी 5.9 mm है करेक्ट, या बहुत ज्यादा हो जाए, जब ब्रेक ब्लॉक घिस जाए, किसी कारणवश आप EPR की पिन चेंज ना कर पाए और स्लैक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये कैसे एडजस्ट करेगा, या बिल्कुल नए में जब क्लियरेंस 0 के लगभग हो ब्रेक ब्लॉक और ट्रेड का, ये किस प्रकार ये जादुई संरचना कार्य करती है, इसको हम समझेंगे। तो एक बार पुनः समझें, ये SAB का बैरल यूनिट, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा अभी हम दिखाएंगे। ये कंट्रोल रॉड के साथ लगा इसका कंट्रोल हेड, एडजस्टर ईयर और बैरल फेस और कंट्रोल रॉड के ये ग्रूव, ध्यान रखिएगा। ये डायमेंशन जो इस समय आपको लगभग 72 दिख रही है, 70 से 72 होती है, ये A डायमेंशन है। इसके बाद इसके दूसरी तरफ ये जो एडजस्टर ट्यूब है, इसका दूसरी तरफ इसका स्पेंडल रॉड, जो मैन पुल रॉड से जुड़ा हुआ स्पेंडल रॉड है, जिसपे थ्रेडेड होता है। ये BLC में 1570.5 mm था, हमने अध्याय में पढ़ा। ये प्रोटेक्टिव ट्यूब से, इसमें एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है प्रोटेक्टिव ट्यूब से। ये जो इसके स्पेंडल मैन पुल रॉड पर, जो स्पेंडल रॉड पर ये देखिए काले रंग में एक ग्रूव निशान लगा हुआ है, कट है, इसको काला कर दिया है ताकि ये जो दूरी है 555 से 575 mm, ये इसकी E डायमेंशन है। तो A और E डायमेंशन आपने समझी। अब इसका आंतरिक संरचना ये किस प्रकार पे आउट पे इन करता है, इसको आपको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसकी पूरे संपूर्ण SAB की 4 यूनिट में आप इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है बैरल यूनिट। ये जो बैरल यूनिट, इसके अंदर क्या है, ये देखिए एक बैरल स्प्रिंग, ये सबसे बड़ा स्प्रिंग होता है, सबसे हैवी, लगभग 143 kg फोर्स पर जब इस पे आता है तब ये कंप्रेस होता है, ये रिलीज होता है, जो कंप्रेस होता है, ये सबसे बड़ा स्प्रिंग है। तो बैरल स्प्रिंग, ये पहली यूनिट। दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट ये इसी के अंदर है, इस तरफ, तो ये है ट्रैक्शन स्लीव यूनिट। ये ब्रेकिंग या रिलीजिंग के सब इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यही ब्रेक को एप्लीकेशन करता है, रिलीज करता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर जो पार्ट है मैंने आपको भी और खोलकर दिखाऊंगा। तो ये मुख्यतः दूसरी यूनिट। तीसरी और महत्वपूर्ण यूनिट है, ये है लीडर नट यूनिट। लीडर यूनिट में ये लीडर केज, जिसके अंदर ये लीडर नट है, ये लीडर केज जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये लीडर नट
ये स्पिंडल रॉड, ये जो थ्रेडेड पोर्शन है, लगभग 164 mm का ये थ्रेडेड, 1570 mm का, सॉरी 1570 mm का ये स्पिंडल, 164 का यहाँ था कंट्रोल। तो ये लीडर नट लीडर केज के अंदर होता है, इसके अंदर पे आउट स्प्रिंग होता है और बॉल बेरिंग विषय की संरचना होती है, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं आपको खोलकर। अभी तक आप तीसरी और महत्वपूर्ण यूनिट लीडर नट, चौथी और महत्वपूर्ण यूनिट इसमें लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसका हर अवयव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आप इधर देख सकते हैं कंट्रोल रॉड हेड, ये एडजस्टर ईयर। आप इधर को बाह्य रूप से दिखता है, क्योंकि ये बाह्य रूप से नहीं दिखता, बाह्य रूप से भी दिखेगा आपको। एडजस्टर ईयर, कंट्रोल रॉड, ये जो कंट्रोल रॉड है, ये जो मैं बता रहा था लगभग 165 mm का, और ये है कंट्रोल रॉड, ये थ्रेडेड पोर्शन है 165 mm लगभग। ये है कंट्रोल रॉड है, जिसको मैंने बताया था ना, ए डायमेंशन को बनाता है। ए डायमेंशन जब स्लैक एडजस्टर इंस्टॉल होता है, ठीक है ना, तो ये उसी समय बनती है, उसके बाद ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। यदि माना परिवर्तित हो जाए तो उसको आपको एडजस्ट कैसे करना है वो हम अभी आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार आप समझिए कि ये इंटरनल पार्ट है, 4 मेन यूनिट है। अभी कैसे काम करेगा ये सिस्टम, आइए इस अध्याय में हम इसको पढ़ें और इसको भली भांति समझकर इनकी डायमेंशनों को सही ढंग से मेंटेन कर आप किसी भी फ्रेट स्टॉक की, वैगन की ब्रेक पावर को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें और सुनिश्चित करें। आए अध्ययन करें। तक आपने स्लैक एडजस्टर बैरल, जो कि ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट में एक मैकेनिकल सेंसर का काम करता है, ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड, ये ब्रेक ब्लॉक और ये व्हील ट्रेड के बीच की जो स्टैंडर्ड दूरी है 5.9 mm, जो रहती है शुरू में, जब सब कुछ नया है तब तक तो सब कुछ स्टैंडर्ड होता है, लेकिन समय के साथ साथ जब ब्रेक ब्लॉक घिसते हैं तो इसमें ये क्लियरेंस बढ़ता है, नए बिल्कुल नए होने पर कई बार ये घट भी जाता है। तो स्लैक एडजस्टर बैरल का क्या काम था कि इस सामान्य 5.9 mm पे किस प्रकार ब्रेक लगेंगे। जब बहुत लार्ज क्लियरेंस, बिल्कुल ब्रेक ब्लॉक घिस जाए, व्हील घिस जाए, आप APR पिन सही एडजस्ट ना कर पाए भूलवश, और ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब लगभग 5.9 से 50, 60, 70, 80 बढ़ जाए, या बिल्कुल जब आप चेंज कर दें तो दूरी बहुत कम हो जाए, तो किस प्रकार कार्य करेगा इसके विषय में जान के, ये आपने मोटा मोटा इसके विषय में पढ़ लिया था, एक बार फिर देख ले। ये ऐसे भी बैरल है, कंट्रोल रॉड हेड है, ये कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड हेड, और ये इसका एडजस्टर स्पिंडल है। इसमें जो थ्रेडेड होती हैं ये सब इसके अंदर असेंबली होकर एक यूनिट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये है ब्रेक रेगुलेटर। तो आइए बाह्य रूप से ये किस प्रकार ब्रेक लगाएगा, ठीक है ना। ये वैगन के एक अंडर फ्रेम में लगा हुआ ये ब्रेक सिलेंडर है। जब भी इस पर ब्रेक, चाहे एम्प्टी वाला है चाहे भारी वाला, एम्प्टी वाला आप समझ रहे हैं ना, कि जब वैगन खाली है तो 2.2 kg के अनुसार इस पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स से ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर आएगा, और जब बहुत भारी होगा तो लोडेड 3.8 kg का पिस्टन काफी बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा तो पिस्टन की गति इधर होगी और इस पर लगा हुआ हॉरिजॉन्टल लीवर भी इधर को आने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इसमें एक टाई रॉड है, ठीक है ना, एक टाई रॉड इसमें लगा हुआ है। तो इसके कारण, क्योंकि एक फिर ये लीवरेज बन गया है, तो ये फिर इसके विपरीत जाने का प्रयास करेगा, और ये जब इधर को जाएगा तो ये टाई रॉड फिर क्या करेगा, ये लाइव लीवर भी बोलते हैं हम टेक्निकल ने, हम अपना रोजमर्रा की भाषा में इसको लाइव लीवर इसलिए कहते हैं, इसके दोनों सिरे चलते हैं, मतलब ये ब्रेक सिलेंडर के साथ और ये लीवरेज रेशो के कारण सीक्वेंस SAB से दूर की तरफ जाएगा, और फलस्वरूप इस टाई रॉड के कारण ये जो डेड लीवर हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं, एक तरफ बिल्कुल स्थिर रहता है,
ठीक है ना, डेड रहता है इसका मोशन, और दूसरी तरफ ये इस टाई रॉड के कारण वापस एसएबी की तरफ आना प्रारंभ करेगा। तो इसका मोशन इधर होगा और उसका मोशन एसएबी से दूर की तरफ होगा। ये ब्रेक एप्लीकेशन की दिशा है जब आपका पिस्टन बाहर आ गया, ठीक है ना। जब ये बाहर आ गया तो फिर क्या करेगा, ये एसएबी, ये है एसएबी, इसका जो पुल रॉड है, मेन पुल रॉड और इसमें शॉर्ट पुल रॉड, ये क्या करेंगे, ये वाला पुल रॉड इस तरफ आएगा और मेन पुल रॉड भी जो स्पिंडल के साथ वेल्ड किया हुआ है, ये डायमेंशन वाला, ये भी अंदर की तरफ, दोनों का मूवमेंट स्लैग के अंदर होगा। तो हॉरिजॉन्टल लीवर के कारण ये पुल रॉड एसएबी की तरफ खींचेंगे और इसके पश्चात जो इसका दूसरा सिला, ये कौन से लीवर पे है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, जमीन के समानांतर, और ये जमीन के ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल। तो ये भी फिर इसके कारण लगा होने के कारण दोनों एसएबी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ये रॉड। और जैसे ही उधर जाएगा तो फिर इस पे वर्टिकल लीवर है, इस पे एक रॉड है, कौन सी रॉड है, पुश रॉड, और उसके फलस्वरूप ये पुश रॉड इधर को तरफ फोर्स करेगी और दोनों ब्रेक ब्लॉक इस पुश रॉड के कारण व्हील पर अपना फोर्स ट्रांसमिट करेंगे। तो ये टोटल ब्रेक रिगिंग है। इसके मुख्यतः पार्ट्स करीबन 20 पार्ट्स इसमें टोटल लगेगा, एंड पुल रॉड, एडजस्टिंग लीवर, पुश रॉड, ब्रेक लीवर, एक कुल मिला के 20 पार्ट इस ब्रेक रिगिंग में आते हैं। ब्रेक रिगिंग का सामान्य अर्थ अब आप क्या समझे कि ब्रेक सिलेंडर का फोर्स किस मोशन के बाद किस तरह व्हील के ट्रेड पर ब्रेक ब्लॉक द्वारा लगाया जाए, वो ब्रेक रिगिंग है। ये भाई हमने आपको मोटा पढ़ा दिया था, ठीक है ना, ये ब्रेक रिगिंग का टोटल अरेंजमेंट है। अब आप आइए, आंतरिक रूप से समझने से पहले हमें एक एसएबी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो हमारी शॉप में है, इसको हम देखेंगे। ये सबसे बड़ी बात, फिर वो जो फिजिकली जो चीज बाहर से दिख जाएगी आपको, ये बैरल क्या है, एक तरह का केस है जिसके अंदर आपका बैरल स्प्रिंग, एडजस्टर ट्यूब, स्पिंडल अंदर मोशन करता है। दिखता क्या बाहर, बैरल दिखता है भौतिक रूप से, और ये दिखेगा लीडर नट केज जिसके अंदर लीडर नट रहता है, हम अभी पढ़ेंगे। ये एडजस्टर ट्यूब है इसका, ये इसका एडजस्टर ईयर है, यही ईयर मोशन करता है। ये कहाँ जुड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ। और दूसरी तरफ इसका कंट्रोल रॉड और ये कंट्रोल हेड, ये कंट्रोल हेड, ये कंट्रोल रॉड, ये थ्रेडेड पोर्शन होता है। इसका दूसरा एंड कहाँ होगा, इसका दूसरा ईयर डेड लीवर, जो डेड हॉरिजॉन्टल लीवर है उसके साथ रहता है। इसका मोशन करने से ही हम डायमेंशन ए एडजस्ट करते हैं, बताया था ना उसको खोल के। इसको राइट घुमाएंगे तो 2 mm ज्यादा जाएगा, लेफ्ट घुमाएंगे तो 2 mm इसके कंट्रोल रॉड एक डायमेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके जो मुख्य पार्ट है पहले हम चित्र में समझ ले। या आपने एडजस्टर ईयर पढ़ लिया, कंट्रोल रॉड पूरा ये था, कंट्रोल रॉड हेड ये था, बैरल ये था, बैरल के अंदर लगा बैरल स्प्रिंग, ठीक है ना। एक इसमें क्लच स्प्रिंग, ये क्लच, 2 क्लच हैं तो क्लच सी आगे रहता है, क्लच सी हमेशा ट्रैक्शन यूनिट में रहता है, इतना आपको मुख्यतः याद रखना है। ये क्लच स्प्रिंग है जिसको हम भौतिक रूप से भी दिखाएंगे। अंदर एक ट्रैक्शन स्लीव है, ट्रैक्शन स्लीव एक आयताकार तक का एक बेलन की तरह गोल एक संरचना होती है। इसके साथ ही रहता है टेकअप स्प्रिंग, ये है इसका एडजस्टर नट, ये इसकी गति पूरे ट्रैक्शन, ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, ट्रैक्शन यूनिट। ट्रैक्शन यूनिट में कितनी चीजें हैं कि आप एडजस्टर नट से चालू करें तो फिर एक बार दोबारा देख लें, फिर एक टेकअप स्प्रिंग, ठीक है ना, एडजस्टर नट के बाद टेकअप स्प्रिंग, फिर इसके बाद एक क्लच सी, और इसके बाद क्लच स्प्रिंग विद क्लच सी। ये क्लच पहले क्लच स्प्रिंग होगी, उसके बाद क्लच सी होगा। तो ये एक यूनिट है। अभी हम आगे इस यूनिट को भी पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, बैरल स्प्रिंग के यूनिट में बैरल स्प्रिंग एक यूनिट है। इसके साथ यदि आप देख सकें तो एडजस्टर स्पिंडल, एडजस्टर ट्यूब और एडजस्टर स्पिंडल मैंने आपको बताया था ना कि 1570 mm 1570.5 mm की एक थ्रेडेड संरचना है।
तो इसी का मोशन से हमारा सारा सिस्टम काम करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे। पहली यूनिट बैरल, दूसरा यूनिट क्लच स्प्रिंग, ट्रैक्शन यूनिट, दूसरा ट्रैक्शन यूनिट, तीसरा है लीडर नट यूनिट। लीडर नट यूनिट में भी एक नट होता है, नट एक एडजस्टर नट है, दूसरा है लीडर नट। लीडर नट किस तरह रहता है? लीडर नट लीडर केज में, हमने बताया था ना आपको, लीडर केज में ये है लीडर केज, इसमें समाहित रहता है। इसमें एक क्लच बी रहता है, एक एमएस की एक स्पेसर टाइप की संरचना रहती है। फिर उसके बाद रहता है बॉल बेयरिंग, जिसके अंदर एक घूमता है लीडर। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है पे आउट स्प्रिंग। आपको मुख्यतः ध्यान रखने वाली चीजें हैं टेकअप स्प्रिंग और पे आउट स्प्रिंग। इसको आप ध्यान रखिए। टेकअप स्प्रिंग हमेशा ट्रैक्शन यूनिट के साथ रहेगी और पे आउट स्प्रिंग हमेशा लीडर नट के साथ रहेगी। तो इस प्रकार आप इस चित्र में आप समझने का प्रयास करें। भौतिक रूप से और क्लियर हम आगे करते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया था। अब आप चलें तो बैरल स्प्रिंग यूनिट क्या है? बैरल पूरा एक कॉम्पैक्ट होता है। आपने देखा होगा लगभग ब्राउन से कई बार हरे रंग का, हल्का हरा रंग का ये रहता है। तो ये बैरल है, ये बैरल स्प्रिंग है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है? ये है लीडर नट केज। केज मैंने घोंसला, यहाँ लीडर नट अंदर रहता है। और क्लियर करें, ये देखिए ये टेकअप स्प्रिंग, ये वाली टेकअप स्प्रिंग जो इसके इस हिस्से पे रहती है, ये ट्रैक्शन स्लीव का टेकअप स्प्रिंग से युक्त संरचना है। इसको एक बार आप फिर देखेंगे तो ट्रैक्शन स्लीव जो मैं बोल रहा था ना, एक संरचना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एक वो है, इसके एंड पे ही थ्रेडेड है। ये क्लच स्लीव है, क्लच स्लीव इसके बाहर लगी हुई है। उसके अंदर है इसका बॉल रेस, बॉल केज, एडजस्टर स्लीव। इसमें देखिए खांचा सा कटा हुआ है। ये खांचा कटा हुआ कहाँ है? ये इस जो ट्रैक्शन स्लीव है इसके अंदर इसके करस्पॉन्डिंग एक पिन है जो इसमें समायोजित रहती है, ठीक है। उसके बाद है इसका एडजस्टर नट। तो ये कंप्लीट एक यूनिट है, ये यूनिट अलग है, ठीक है। ये एक यूनिट होगी ट्रैक्शन यूनिट। इसमें फिर देखें ट्रैक्शन स्लीव, एक बार आप अच्छी तरह सबको देखते जाएं, ये क्रम से लगा दी है, ठीक है ना। ट्रैक्शन स्लीव, क्लच स्लीव, क्लच नट, बॉल रेस, क्लच स्प्रिंग, ठीक है। एग्जॉस्ट स्लीव का एक सबसे बड़ी पहचान है कटा हुआ। ये देखिए ये कटा हुआ, ये एग्जॉस्ट स्लीव, टेकअप स्प्रिंग, बॉल रेस केज और उसके बाद एडजस्टर नट। तो ये पूरी एक संरचना, क्योंकि आपको यदि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप आगे समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद आप लीडर नट को देखें, ये भी एक बड़ी सुंदर सी असेंबली है। ये ऊर्ध्वाधर है, इसमें देखिए केज इसके साथ ही है। केज में दिखाया गया है ये लीडर नट है, ठीक है ना। लीडर नट, ये केज की इस असेंबली, ये तो थ्रेडेड पोर्शन है, इसके अंदर लीडर नट है। पे आउट स्प्रिंग सफेद रंग का है, पे आउट स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग कैप है। ये दूसरी तरफ इधर ये समायोजित रहता है। लीडर नट असेंबली इधर रहती है, ट्रैक्शन यूनिट इधर रहती है, पे आउट स्प्रिंग इधर रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप मोटा मोटा इन चीजों को समझ चुके होंगे कि जब हम मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे तो हमें समझना क्या होगा। आइए इनको एक क्रम से समझे। तो मैंने बताया था सिलेक्ट एडजस्टर DRV 600 का मतलब है डबल एक्टिंग रैपिड वर्किंग वेरिफिकेशन। मतलब ये त्वरित ऑटोमेटिक करता है, त्वरित करता है। डबल एक्टिंग का मतलब है कि स्लैग कम हो या ज्यादा हो, ये दोनों को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। तो 600 का मतलब हमने बताया था ना कि जो 750, 600 दो तरह के मुख्यतः अभी हम ज्यादातर हैं, तो और भी कोचिंग में तो अब खत्म हो चुके हैं। तो ये 600 और 750 मुख्यतः ज्यादातर अब चाहे BLCS वगैरह में अधिकतर DRV 600 का संयोजन इसमें चल रहा है। तो इसमें बैरल यूनिट क्या था इसको मैंने और विस्तार से समझा है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। बैरल स्प्रिंग और बैरल के मध्य ये बैरल यूनिट है, ठीक है ना। साथ में मैंने इसमें लेगा एडजस्टर स्पिंडल विद स्क्रू थ्रेड। वो जो 1570 mm का एडजस्टर स्पिंडल था वो इसके साथ
संयुक्त रहता है तो हम इसको एक यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हिंदी इंग्लिश द्विभाषा में इसलिए है कि जो हमारे टेक्नीशियंस नहीं समझ पा रहे इंग्लिश को, इसको भी रोक रोक के पढ़ सकें, ठीक है ना। बैरल करता क्या है, तो एडजस्टर स्पिंडल बैरल मुख्यतः एक इसका आवरण है, एक अटैची है जो सबको समायोजित रखता है। बैरल स्पिंडल क्या करता है, बैरल स्प्रिंग और बैरल स्पिंडल इस गति को एक एक्सेस प्रदान करते हैं, जिसके कारण कि ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीजिंग में बड़ी स्मूथली। ट्रैक्शन यूनिट का भी आप समझ चुके हैं कहाँ क्या है। एक बार आप ट्रैक्शन यूनिट क्या काम करती है, ये फोर्स को, जो मैकेनिकल फोर्स हमें ब्रेक रिगिंग में ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन के मूवमेंट से प्राप्त हो रहा है ना, तो उसको, इस फोर्स को ये अपने मोशन के द्वारा ब्रेक जब लगेंगे तो आगे को लॉन्गिट्यूडनल या रोटेशनल, दो तरह के मोशन में इसका सहायक भूमिका होगी, ठीक है ना। और मुख्यतः इसका काम यह है कि ब्रेक फोर्स को, इसी का काम है कि ब्रेक फोर्स को ब्रेक ब्लॉक और व्हील तक फाइनली पहुंचाना, ठीक है ना। ब्रेक रेकिंग में ये दूसरी असेंबली है। पहली असेंबली में, दूसरी असेंबली में ट्रैक्शन यूनिट मैंने बताया था, ये फोर्स को पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है, ठीक है ना। अब तीसरी है लीवर नट। लीवर नट यूनिट क्या है, ये भी इसका एसएबी का दूसरा महत्वपूर्ण एक असेंबली है। ये पूरी असेंबली है दोनों, इसमें अब आपने फिर आराम से और समझिए। पहले तो लीडर नट, ये जो मैंने बताया था ये लीडर नट है। दूसरा, इसमें ये बॉल रेस था, ये बॉल रेस है। लीडर नट बॉल बेरिंग बॉल रेस के साथ, ये लीडर नट इस केज में हमेशा स्थिर रहता है, अंदर इसके स्टॉल रहता है सामान्य अवस्था में, ठीक है ना। इसका मूवमेंट जो का इस केज के कारण और बॉल बेरिंग के कारण होगा। ये जो स्प्रिंग है, पे आउट स्प्रिंग है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उधर टेकअप स्प्रिंग थी ट्रैक्शन यूनिट में और पे आउट स्प्रिंग है इसमें, ठीक है ना। बॉल रेस ये मैंने दिखा दी है। साथ में इसमें ये लीडर कैप इसको बोलते हैं, स्प्रिंग कैप इसको बोल सकते हैं। जो पे आउट स्प्रिंग है उसके ऊपर ये लगा रहता है और इसका सीधा संपर्क स्पिंडल थ्रू के बाद एडजस्टर नट के साथ ही होगा, जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है। लीडर नट यूनिट। अच्छा, थोड़ा सा इस स्प्रिंग के फोर्स को भी आपसे, जो बैरल स्प्रिंग है बड़े वाला, जो बड़े वाला बैरल स्प्रिंग था, ये 143 केजी से दबेगा, ठीक है। पे आउट स्प्रिंग जो लीडर नट में था 58 केजी फोर्स से दबेगा, उसका कंप्रेशन। टेक आउट स्प्रिंग, क्योंकि अच्छा इससे ये भी पता लग रहा है कि बैरल स्प्रिंग का फोर्स सबसे ज्यादा तो ये सबसे बड़ा है। पे आउट स्प्रिंग का फोर्स उससे कम है तो उससे तो छोटा है, लेकिन औरों से ये बड़ा है, ठीक है। और टेक आउट स्प्रिंग, ये जो आपके ट्रैक्शन यूनिट के अंदर है, ये थोड़ा इससे छोटा होगा, इसलिए फोर्स इसका कंप्रेशन कम है। और क्लच स्प्रिंग काफी डाया में भी थोड़ा ज्यादा है और काफी इसमें स्टिफनेस काफी हार्ड है, तो ये 300 केजी के करीब फोर्स से दबता है। ये सब चीजें हमने लेटेस्ट जो मैनुअल है, वैगन मेंटेनेंस मैनुअल कैमटेक 2015 के अनुसार लिया है। अब चौथा महत्वपूर्ण, कंट्रोल रॉड हेड और रजिस्टर्ड ईयर, ठीक है ना। इसके दूसरे एंड पर इसका रजिस्टर्ड ईयर, ये तो जुड़ा जाएगा डेड लीवर के साथ, आपका हॉरिजॉन्टल डेड लीवर के साथ रहेगा ना, और ये दूसरा है आपके लाइव लीवर के साथ रहेगा। ये एक दूसरे के सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुख्य काम क्या है, कंट्रोल रॉड को लास्ट में यही वो काम करता है कि ब्रेक पीवट का काम करता है। पीवट का काम क्यों करेगा धुरी का, क्योंकि स्लैग के दोनों एंड से लीवर को ये अंदर की तरफ खींच के ब्रेक को एप्लीकेशन करता है और दोनों तरफ छोड़ के फिर ब्रेक को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम कंट्रोल है। ये टोटल कंट्रोलिंग करता है। जो डायमेंशन ए को बताया था ना, डायमेंशन ए को कंट्रोल इस वाले सिरे से, ये डायमेंशन इस वाला जो कंट्रोल रॉड हेड का अंदर ग्रूव है और जो बैरल का फेस है,
इसके बीच की दूरी की कंट्रोलिंग यदि सही है तो आपका ब्रेक निश्चित पेस्टेंट स्ट्रोक आपका बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है ना, अनुमानित सही निकलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण। तो अब ये हमारे टोटल एक इंटरनल पार्ट, टोटल इंटरनल क्या क्या है ये इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको समझते समय ये समस्या ना आए कि लीडर नट कहाँ है, ठीक है ना। तो आपने समझ लिया, ये कंट्रोल रॉड हेड है, एडजस्टर ईयर, कंट्रोल रॉड। एक बार फिर देखें, बैरल स्प्रिंग, यहाँ पे आएगी इसकी ट्रैक्शन यूनिट, और इसके जस्ट बाद आएगी लीडर नट यूनिट जो इसके अंदर रहेगी, लीडर केज के अंदर, ठीक है। और इधर ये एडजस्टर ट्यूब अंदर रहेगी, ये एडजस्टर स्पिंडल जब इसके अंदर जाएगा तो ये पूरी लंबाई में फिर ये मोशन करता चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपने ये जाना कि स्लैग का आपने भाई तो ए और ई डायमेंशन पहले देख ली। अब इंटरनल जो इसका मैकेनिज्म हम समझने से पहले बैरल स्प्रिंग यूनिट जो 4 यूनिट आपने देखी, फिर दूसरा ट्रैक्शन यूनिट। कहाँ ट्रैक्शन यूनिट? ये पूरी जो स्लीव का ये पार्ट है ये ट्रैक्शन यूनिट है, ठीक है, इसका पूरा हिस्सा। और ये जो एडजस्टर नट से यहाँ तक जो ट्रैक्शन यूनिट है, ठीक है ना, ट्रैक, ये जो मैंने पार्ट दिखाए थे। अब लीडर नट यूनिट क्या है? जो हमारे लीडर केज के अंदर एक और यूनिट होती है, तो ये तीसरी यूनिट है जिसमें स्प्रिंग कैप है, टेक ऑफ पे आउट स्प्रिंग है, बॉल रेस है, लीडर नट है, ये एक तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट कौन सी थी भाई? कंट्रोल रॉड हेड विद कंट्रोल रॉड हेड, कंट्रोल रॉड और इसके साथ जो लगा हुआ दूसरा इसके पिवट में, ये पिवट टाइप का काम करता है, दोनों तरफ साथ लगा हुआ एडजस्टर है। तो अब ये 4 आपने बाह्य आंतरिक रूप से इनके प्रत्येक पार्ट को देख लिया, लेकिन अब ये मिलकर एक कट सेक्शन में किस प्रकार काम कर रहे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से, ये हमें सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा वीडियो मिला है, हमने इसको भली भांति देखा है और ये महसूस किया कि इससे आपको इसका ब्रेकिंग, रिलीजिंग, मतलब पे इन, पे आउट, इस प्रकार का मैकेनिज्म आप इस कट सेक्शन में समझिए। निश्चित आपको फिर क्रैक्ड स्लैग, 2 लार्ज स्लैग और 2 स्मॉल स्लैग की वर्किंग हम और अच्छे ढंग से बता पाएंगे। आए इस वीडियो में देखें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट बार हम बैगन पर ट्रैकअप करेंगे या चले के टेस्टिंग बेस पर ट्रैकअप करेंगे। तो फर्स्ट अवस्था में जितना मतलब सामान से ज़्यादा पिस्टन निकलता है, मतलब कहने का मतलब एक ट्यूब ज़्यादा निकलता है, अधिक निकलता है। और वहीं दूसरा बार करेंगे तो सेटअप कर जाता है, और उसके बाद यहाँ गैप भी बने, इस गैप की वजह से यहाँ ज़्यादा ट्यूब निकल रहा है। तो फिर हम दूसरे बार ट्रैकअप करेंगे। वहीं इसका यहाँ हम देखेंगे ट्यूब डीप समान अवस्था में आ गया, और जो यहाँ गैप है, गैप भी समान अवस्था में आ गया। तो अब ट्रैकअप करने का मतलब इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ देखा जाता है। तो सबसे पहले ट्रैकअप अवस्था में जो यहाँ इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो सुई है 98 के आसपास में लगभग होनी चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ BC है, BC का जो पिस्टन है 125 mm होनी चाहिए। अगर ये दोनों तरह से सही है तो इसका मतलब ट्रैकअप या सेलेक्ट सही स्थिति में है। उसके बाद हम इसको पे आउट करेंगे, और पे आउट करने के बाद देखेंगे कौन कौन सी चीज़ उसमें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब वो करेंगे, पे आउट करेंगे, देखेंगे पे आउट में कौन कौन से भाग मूव करते हैं। ये देखिए, अब इसे पे आउट में जैसे यहाँ जो ट्यूब है, ट्यूब का डायमेंशन देखेंगे, ट्यूब का डायमेंशन कितनी होना चाहिए, मतलब ट्यूब का जो यहाँ पे है जो डायमेंशन 70 + 2 - 0 होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये पूरा 70 आ रही है, इसका मतलब सेलेक्ट सही वर्किंग कर रही है। अब हम इसको समझेंगे जो ट्रैकअप करने के बाद कौन से पार्ट वर्क किया है, और उसके बाद में देखेंगे पे आउट करने के बाद कौन सी पार्ट वर्क कर रही है। तो फिर एक बार हम ट्रैकअप करेंगे।
जो बैगन पर शॉर्ट पुट लगा रहता है, तो जब हम टेकअप लेते हैं तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन ट्यूब है और यहाँ पे पे आउट स्प्रिंग है, तो टेकअप अवस्था में ट्रैक्शन स्लिप है, उससे शॉर्ट पुट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं शॉर्ट पुट रॉड को ये घिसता है, ये मतलब अपनी तरफ घिसता है। घिसने के बाद जो उस समय जो पे आउट स्प्रिंग है वो पे आउट स्प्रिंग को ट्रैक्शन स्लिप में वो दब जाता है, पूरी तरह से दब जाता है। और जैसे ही हम इसको पे आउट करेंगे, पे आउट करेंगे कंट्रोलर हटाकर, तो उसके बाद जो स्प्रिंग रहता है, पे आउट स्प्रिंग रहता है, वो फ्री अवस्था में हो जाती है, तो पूरा सलेग को मतलब बैरल को पूरा मूव कर देती है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम नहीं समझे तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मतलब एडजस्टर का सॉकेट होगा, यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट किसिंग लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जो पे आउट होता है, तो पे आउट का मतलब ये जो सॉकेट लगा हुआ है, ये शॉर्ट पुट रॉड को अपनी तरफ खींच कर मतलब पकड़ कर रखता है। जैसे ही हम पे आउट करेंगे तो जो स्प्रिंग का जिस प्रकार दबाव है वो दबाव मतलब कम हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब इस प्रकार मतलब स्प्रिंग का दबाव जैसे ही कम होगा तो इस स्थिति में घूमने लग जाता है। इसे घूमने लग जाता है, तो ये पूरा बैरल को घुमा देता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो बैलेंस स्प्रिंग है, बैलेंस स्प्रिंग भी मूव करने लग जाता है। यहाँ भी एक वालरेस लगा हुआ है बैलेंस की स्प्रिंग के नीचे, और इसमें भी वालरेस लगा हुआ है। तो मतलब दोनों तरफ से बैरल को घुमा देता है और इसको जो बैलेंस स्प्रिंग है उसको भी पूरी तरह से घुमा देता है। ट्रैक्शन स्लिप को असेंबलिंग करेंगे, तो ट्रैक्शन स्लिप को सबसे पहले इसमें हम एडजस्टर सॉकेट को लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से फिट करेंगे, फिट हो गया अच्छी तरह से। उसके बाद में बांधने से इसको रखेंगे। उसके बाद में वालरेस का जो सेफ्टी कवर है उसको रखेंगे। उसके बाद टेकअप स्प्रिंग है इसको रखेंगे। उसके बाद में एक्टिविटी स्लिप है इसको रखेंगे। इसको सेट करेंगे। यहाँ पे एक डॉग पिन लगा हुआ है जो अंदर से दिख रहा है, इस ग्रू में इसको सेट करेंगे। सेट हो गया, इसे पुश करने पे दबेगा भी। अब पूरी तरह से फिट हो गया। जैसे इसको दबाने पर दब रहा है, ऐसा ही से टुकड़ी में बैठ गया है। उसके बाद इसको क्लच स्प्रिंग को रखेंगे। उसके बाद क्लच स्लिप को रखेंगे। ये पहले इसको रखेंगे, जो ट्यूब है ट्यूब को इसमें टाइट किया जाता है। इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद एक क्लच स्लिप को रखेंगे। रखने के बाद इसके एक मशीन आती है, मशीन से इसको दबाएंगे। दबाने के बाद इसको हम शॉर्ट क्लिप लगा देंगे और पूरी तरह से इसको फिट कर देंगे। ये रहा पूरा ट्रैक्शन स्लिप का असेंबली। अब आप आइए, जैसा मैंने बताया सेलेक्ट एडजस्टर बैरल का काम क्या है कि सेलेक्ट करेक्ट हो, मतलब जिस समय ये दूरी 5.9 ब्रेक ब्लॉक और व्हील के मध्य परफेक्ट हो, जो हमारे
नए वैगन्स में BOH RH होने के पश्चात जब हम कोच को वैगन को फिट देंगे तो ये दूरी जब इतनी होगी तब स्लैग क्या काम करेगा। जब ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्रेक ब्लॉक घिस के कंडम से भी नीचे हो जाए और आप ना बदल पाए, व्हील भी घिस जाए, APR पिन भी ना बदल पाए, माना ये बहुत ज्यादा हो जाए 50, 60, 70, उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है, तब क्या काम करेगा। जिस टाइम बिल्कुल किसी आपने नए ब्रेक ब्लॉक बदले और नया व्हील बदल दिया और EPR पिन को नहीं एडजस्ट किया तो फिर ये दूरी बहुत कम 1 mm उदाहरण के तौर पर हो, तो क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, करेक्ट स्लैग जब 5.9 है, इसमें आप देखिए क्या काम करेगा। ये स्वतंत्र पोजीशन है, जब तक ब्रेक एप्लीकेशन नहीं हुई स्लैग केवल एक सीधा आइडल पार्ट की तरह रहेगा, ये कोई काम उस समय नहीं करता, ठीक है ना, केवल एक सिंपल मेंबर है जो एक आइडल पड़ा रहेगा। इसकी जब आवश्यकता होगी तब का तो ब्रेक रिगिंग के समय सामान्य अवस्था में नए स्लैग में ये A बराबर 70 से 72 है और ये क्लियरेंस 5.9 है। अब जब करेक्ट स्लैग में ऊपर दोनों स्थितियां परफेक्ट स्थिति में जब ब्रेक एप्लीकेशन होंगे, हमारा ब्रेक एप्लीकेशन क्या है, ग्रेजुएटेड रिलीज ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन। हमारा ब्रेक स्लैग एकदम ब्रेक नहीं लगाता, ये भी पहले आप ध्यान रखिए, ये आराम आराम से ग्रेजुअली क्रमबद्ध तरीके से ब्रेक लगाता है और क्रमबद्ध तरीके से हटाता है। तो इसके जो इंटरनल पार्ट जो भी तक आपने पढ़े वो किस प्रकार काम करेंगे इसको आप समझिए। तो जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन थोड़ा बहुत भी प्रारंभ हुआ, जैसे ही एडजस्टर ईयर घूमा, इस दिशा में एडजस्टर ट्यूब आगे क्यों आई, अब ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन हो रहा है केवल, ठीक है ना। तो जैसे ये आगे आई तो कोशिश ये करेगा बैरल स्प्रिंग को हल्का सा दबाव देते हुए ये पूरी यूनिट, मैंने बताया था ना, एडजस्टर ट्यूब, एडजस्टर नट और इसका ट्रैक्शन स्लीव के अंदर लगे हुए टेकअप स्प्रिंग, क्लच स्प्रिंग। तो जब ये आगे को आना प्रारंभ होगा, जब ब्रेक फोर्स धीमे धीमे बढ़ेंगे तो ये बैरल स्प्रिंग दबेंगे कितने केजी पे, 143 केजी फोर्स पे। ये आगे आना प्रारंभ होगा तो क्लच स्प्रिंग दब जाएगा। क्लच स्प्रिंग दबते ही ये क्लच से फ्री हो चुका है, ठीक है। ये तो लाइट एप्लीकेशन पे ही हो गया था स्टार्टिंग पे, तो मतलब ये इसका रोटेशन हो सकता है। जैसे ही ये अपना फ्री होगा तो एडजस्टर नट आगे के घूमता हुआ क्लच को फ्री करता हुआ आगे को बढ़ेगा। अब ये फ्री हो चुका क्लच से, ठीक है, ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके हल्के से लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के बैरल एडजस्टर स्पिंडल और ये थ्रेडेड जो स्पिंडल इसके आगे बढ़ने से थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप पैदा होगा। ये गैप कैसे पैदा हुआ भाई, एडजस्टर स्प्रिंग दबे, क्लच स्प्रिंग फ्री हुआ और एडजस्टर ट्यूब आगे को आया। तो इसके कारण क्या होगा, एक इसमें ई गैप, सामान्य अवस्था में इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे किसी तार पे हम फोर्स लगाएं तो हल्का सा बढ़ेगा, फिर जब फोर्स हटाएंगे तो घटेगा। तो अब ये जब फोर्स के कारण खाली जगह हुई तो फिर क्या हुआ, फौरन जो लीडर नट यूनिट था, ये अलग यूनिट थी, ये कहाँ थी, लीडर केज के अंदर लीडर नट है, साथ में क्या है इसके, एक पे आउट स्प्रिंग है, बॉल बेयरिंग है और क्लच भी है। तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, ये जगह मिल गई ना, तो हल्का सा स्वतंत्र हो जाएगा। लीडर नट फौरन बाहर आके मोशन प्रारंभ करेगा और मोशन किस दिशा में करेगा, जहां इसकी टेंडेंसी होगी। इसकी टेंडेंसी कहां से आई भाई, ये इसको एडजस्टर ईयर खींच रहा था तो इसकी टेंडेंसी, अब ये इसको हल्का सा एक मोशन देना प्रारंभ कर देगा। लीडर नट के मोशन के फलस्वरूप ये आगे जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक जो A+E जो इलास्टिसिटी ये इसके साथ लग ना जाए और ब्रेक ब्लॉक व्हील के साथ ना लग जाए। जैसे ही इसके साथ लग जाएगा फिर ये मोशन बंद हो जाएगी और ब्रेक एप्लीकेशन हो चुकी होगी। अब आप स्लैग एडजस्टर बैरल DRB, डबल एक्टिंग रैपिड वर्क। डबल एक्टिंग मतलब कि करेक्ट स्लैग तो आपने पढ़ लिया, अब है टू लार्ज स्लैग। टू लार्ज स्लैग क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि टू लार्ज स्लैग में जब निरंतर वैगन
और ब्रेक रिगिंग के काम करते होने के बाद काफी समय हो जाएगा, तो नेचुरली इसमें घिसावट होगी। ब्रेक ब्लॉक 58 से 10 की तरफ भागेंगे, व्हील डाया भी घिसेगा, आपको ईपीआर वगैरह चेंज करनी है, ब्रेक रिगिंग के बुश। लेकिन जो भी है 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने और 6 साल, जब जब ये इसका पूरा आरओएच पीओएच नहीं होगा, तो बीच में इस घिसावट के कारण ये क्लियरेंस 5.9 से काफी ज्यादा 30, 50, 60 और 100 से भी ऊपर हो सकता है। ठीक है ना। तो टू लार्ज स्लैक मतलब इसके बीच बहुत ज्यादा स्लैक दूरी पैदा हो गई है। तो इसमें ब्रेक कैसे काम करेंगे? जो क्रैक्ड स्लैक के अलावा अब टू लार्ज स्लैक में ब्रेक कैसे काम करेंगे? ब्रेक एप्लीकेशन होते ही ये सब में समान होगा। हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ का ये एडजस्टर ईयर मूव करेगा आगे राइट की तरफ, मतलब इसके पिस्टन के ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन के कारण ये जो हॉरिजॉन्टल लीवर इस तरफ मूव करेगा आगे की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट है, ये अभी केवल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, क्योंकि ए डायमेंशन पूरी होते ही ये इस पे बैरल का फेस सीधा सीधा चलता हुआ लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कहीं कोई घुमाव नहीं है, कोई मोशन नहीं है, सीधा ये इस वाली मोशन के कारण इस पर जाकर सट जाएगा। जब इस पर जाकर ये सट जाएगा तो फिर क्या होगा? अभी ब्रेक ब्लॉक तो व्हील पे लगे ही नहीं है, कहां लगेंगे जब इसमें 70 mm का गैप है अभी, उदाहरण के तौर पर। तो फिर क्या करेगा? क्योंकि ब्रेक फोर्स पूरी और आ रही है, ये पूरा ब्रेक फोर्स इसको आगे ले जाने का प्रयास करेगा। ध्यान देने की बात है, एडजस्टर ट्यूब और ये थ्रेडेड स्पिंडल रॉड आगे की तरफ जाएगी, और इस पे क्या है? ये तो एक परिधि है, एक बेस है, तो इस पे लगा हुआ जो ट्रैक्शन यूनिट है और लीडर नट यूनिट है, ये भी आगे की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। ये एडजस्टर यूनिट ये एल आगे आ जाएगी, ये लार्ज का ये एल आगे आ जाएगी, तो ये सीधा सीधा ट्रैक्शन यूनिट लॉन्गिट्यूडनल जैसे ही आगे बढ़ेगा। तो इस केस में ध्यान रखिए, इस टाइम अब पहले लीडर केस से बाहर आएगा और घूमना प्रारंभ कर देगा। ये स्वतंत्र हो गया, ये बाहर आ गया ना, ये स्वतंत्र होके घूमना प्रारंभ कर देगा। ये कब तक घूमेगा? ये आगे बढ़ेगा इस एल दूरी तक, जब तक कि ब्रेक ब्लॉक व्हील के ऊपर सट ना जाए। जैसे ही ब्रेक ब्लॉक व्हील पे सटेगा, फिर कंप्रेशन पैदा होगा, ब्रेक का तनाव पैदा हो जाएगा ब्रेक स्प्रिंग पे। फलस्वरूप क्या होगा? क्लच स्प्रिंग दबेगा और अब की बार क्लच सी बाद में फ्री होगा। आप समझ रहे हैं ना? क्लच सी कब फ्री होगा? जब करेक्ट स्लीव में जैसे ही ब्रेक ब्लॉक ट्रेड पे आए थे हो गया था, इसमें टाइम लगा आने में। लीडर नट पहले घूम गया, लीडर नट घूम के स्पिंडल को आगे की तरफ भेजता है, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी दूरी भेजता है मैंने बताया नहीं, एल, ये एल इसमें ऐड हो जाती है, इतनी दूरी तय करता है एडजस्टर ईयर, और उतनी दूरी ये बढ़ती है। लीडर नट घूमता है और फिर थोड़ी देर बाद घूम के अपने उसमें बंद हो जाता है, और ये पूरी ब्रेक एप्लीकेशन होती है। इसी बीच ये क्लच सी क्यों कैसे फ्री हो गया? क्लच सी फ्री हो गया अपने क्लच स्प्रिंग के कारण, और जब ये लीडर नट इसमें दबा तो ये हमारी टेकअप स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड हो गई 22 kg फोर्स से। ये 25 mm के करीब का एक स्प्रिंग है, ये 22 kg के फोर्स से ये कंप्रेस्ड हो गई। जब ये कंप्रेस्ड हो गई तो ये एल, ये जो यहां भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके A+L में आया और ब्रेक एप्लीकेशन हो गए। इस केस में क्या हुआ? ये तो लीडर नट तो अपनी जगह बैठ गया, लेकिन क्लच सी लास्ट में जाके डिसएंगेज हुआ, ये ब्रेक एप्लीकेशन। अब आप आइए, ब्रेक रिलीज कैसे होगा? क्योंकि हमारा एडजस्टर गियर ए से ज्यादा दूरी तय कर चुका है। फुल ब्रेक एप्लीकेशन का ये हिंदी संवाद मैंने इसलिए लिखा है, जो टेक्नीशियन है वो इनको हिंदी से समझ के इसको क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो ये एल इस चित्र में भी दिखाया गया, ठीक है ना। मोशन ये है, इस टाइम एडजस्टर स्पिंडल का मोशन इस तरफ है।
फुल ब्रेक एप्लीकेशन समझा कि किस प्रकार इस स्पिंडल का मूवमेंट लीडर नट से होता हुआ प्रारंभ हुआ, फिर कब ये जब आगे जा रहा था तो कब क्लच स्प्रिंग दबे, कब ये डिसंगेज हुआ, और साथ में जो टेक अप या पेन स्प्रिंग भी हम बोलते हैं रोजमर्रा की भाषा में, ये दब के इसने जिस एल के बराबर दूरी प्राप्त की थी, ये इस स्ट्रेस दबने के कारण ये एल हुआ। अब आइए रिलीज कैसे होगा। रिलीज होते समय जब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर विपरीत दिशा में जाएगा, अभी तक ये यहाँ यूं खींच रहा था यूं, अब ये बैक की तरफ जाना एडजस्टर गियर चालू होगा। बैक कितना जाएगा, पहले ए डायमेंशन हमेशा फिक्स होती है, तो जैसे एडजस्टर ट्यूब इस पे जाएगी तो ये ए कंट्रोल रोड हेड और ए डायमेंशन कंप्लीट करके बैरल के फेस को छू जाएगा। तो ए डायमेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये चला कितना था देखा था आपने, ए प्लस एल। तो अब एल कहाँ जाएगा, अब एल कहाँ जाएगा, तो जैसे ही ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बैरल स्प्रिंग और लीडर नट, क्योंकि इसकी टेंडेंसी यहाँ जाने की है वापस उस फोर्स की, तो ये घूमेंगे कैसे, ये दूसरी दिशा में, मतलब लीडर नट अब अपोजिट दिशा में देख के पहले स्पिंडल एडजस्टर स्पिंडल को अंदर कर रहा था, अब ये बाहर की तरफ करेगा। और ये कब तक घूमेगा कि जब तक ब्रेक का पूरा स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। ब्रेक का स्ट्रेस खत्म होते ही इसी बीच क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये जो टेकअप सबसे पहले हमारा क्लच स्प्रिंग था, धीमे धीमे रिलीज हो रहे हैं ना, तो इसका प्रेशर जो टेंशन था, जो दबा था ना, जब हमने बहुत ज्यादा खींचा था, ये स्प्रिंग दबा था क्लच टेकअप स्प्रिंग, तो ये दबा खुलते ही ये इसको लॉक कर देगा। क्लच सी के लॉक होते ही ये बैरल स्प्रिंग का और लीडर नट का मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक लगा देगा। अब ब्रेक तो लग गए, लेकिन वो जो एल था, वो एल कहाँ था, टेकअप स्प्रिंग में। फिर ये टेकअप स्प्रिंग धीमे से अपने को ग्रेजुअली रिलीज करता हुआ एडजस्टर नट को आपके जो लीडर नट की कैप थी, स्प्रिंग कैप, उस पर जाकर सटा देगा। साथ साथ ये प्रक्रिया आप समझिए व्हील पे भी हो रही है, व्हील से भी ब्रेक धीमे धीमे रिलीज हो जाएंगे, उधर वो पूरी तरह रिलीज हो जाएंगे, और सिलेक्ट ऐसे भी का जो एल डिस्टेंस आपका था, ये टेकअप स्प्रिंग के माध्यम से रिलीज होकर इस पर लग जाएगा और ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, टू लार्ज में ब्रेक एप्लीकेशन में क्या हुआ था, सबसे पहले लीडर नट ने खुलकर इस मोशन को प्रारंभ किया था, और रिलीज में भी लीडर नट बैरल स्प्रिंग और बैरल के मोशन से प्रारंभ होता हुआ अंत में टेकअप स्प्रिंग से ये एल न्यूट्रलाइज हुआ, ब्रेक रिलीज हो गई। तो टेकअप स्प्रिंग का पूरे एसएबी में करेक्ट सेलेक्ट में ना टेकअप स्प्रिंग का कोई काम था, न पे आउट स्प्रिंग का काम था। तो इसने टेकअप स्प्रिंग ने उस एल को स्पिंडल को अंदर करते हुए उस स्लैग को पूरा किया, इसलिए इसको पे इन भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप पे इन को समझ चुके हैं। अभी तक आपने स्लैग एडजस्टर बैरल एसएबी के करेक्ट, जिसमें क्लियरेंस 5.9 mm थी, उस वर्किंग को स्लैग एडजस्टर का उसमें क्या इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो देखा। इसके बाद आपने एसएबी के टू लार्ज, जब बहुत ज्यादा स्लैग इसमें हो जाए, बताया था ना कि चलते चलते घिसते जब हो जाए, और अब टू स्मॉल, टू लार्ज में हम पे इन करते हैं, स्पिंडल अंदर की तरफ जाते हुए मोशन करते हुए उस स्लैग को एक एडिशनल एल के द्वारा वो किस प्रकार पे इन करता है वो आपने समझा। पे आउट मैकेनिज्म पहले होता क्या है, पे आउट मैकेनिज्म बेसिकली टू स्मॉल स्लैग, जब ये 5.9 मैंने बताया था ना, नया पीओ है, 4 है, न्यू ब्रेक रिगिंग के साथ कई बार
ये व्यवस्था यदि बहुत कम हो जाए, 2 mm रह जाए, 1 mm रह जाए, तो यह टू स्मॉल स्लैग। तो जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि रिलीज पोजीशन में चाहे वो करेक्ट स्लीव हो, चाहे वो लार्ज स्लैग हो, करेक्ट स्लैग हो, लार्ज स्लैग हो, तो ये डायमेंशन ए मेंटेन रहेगी, जो मैंने बताया पूरे कार्यकाल में, जो एसएबी के इंस्टॉलेशन के समय ही मैनुअली आप इसको सेट कर देते हैं। तो अब टू स्मॉल में जब बहुत कम व्यवस्था रह गई तो ब्रेक कैसे लगेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें ब्रेक लगाना प्रारंभ करते हैं, ब्रेक सिलेंडर पिस्टन जैसे ही ब्रेक सिलेंडर के पोर्ट से बाहर आया, तो क्योंकि ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, तो थोड़े से फोर्स में ये जाके इस पे सट जाएगा। ये इसमें सट गया, लेकिन ये कंट्रोल जो कंट्रोल रॉड का जो हेड है, जो ए डायमेंशन 70-72 थी, ये तो अभी कहीं नहीं एडजस्ट हुई। तो नेचुरली जो इतना ज्यादा ब्रेक फोर्स है, वो ब्रेक ब्लॉक के लगने के बाद एक टेंशन क्रिएट करेगा अंदर पूरी ताकत से। और क्या होगा इस बीच उस फोर्स से, क्योंकि ये दूरी अभी पूरी नहीं हुई थी, ये दूरी यहां रह गई थी ना, तो पूरा बैरल स्प्रिंग, लीडर नट, ये देखिए घूमने की स्थिति हमने बताई, तीनों ये घूमते हुए पूरा बैरल यूनिट घूमते हुए लॉन्गिट्यूडनली इस पे जाकर सेट हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रेक फोर्स डेवलप हुआ हो कहीं तो जाके ये रुकेगा कब, जब ये इस पे जाके टच हो जाएगा। इस पे टच होते ही इसका रुकना घूमना कब बंद होगा, जब इस पे टच हो जाएगा। तो बैरल स्प्रिंग, बैरल और पुनः एडजस्टर नट का घूमना बंद हो जाता है, ठीक है ना। और इस घूमने से क्या हुआ, जब पूरी यूनिट घूमी तो ये तो घूमा नहीं था, तो ये क्या करता है, इस फोर्स के कारण वो जो टेंशन उपलब्ध हुआ, ये जब आगे बढ़ा तो इसने ये कैसे आगे, ये घूम रहा था तो फिर ये दबना प्रारंभ हो जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार लीडर नट और एडजस्टर नट के बीच का जो पे आउट स्पिनिंग है, जो कप के अंदर है, ये भी कंप्रेस्ड हो जाता है। और यही जो दूरी कम हुई है एम, जो हमने माइनस हुई थी ना, तो ए माइनस एम कम दूरी पे ये इसको टच कर गया था, ठीक है। यहां तक तो हुआ ब्रेक का लगना। अभी भी ब्रेक पूरे नहीं लग पाएंगे, तो पुनः आप हल्का सा ब्रेक लेंगे। तो इस स्थिति में जो ये लीडर नट अभी घूम रहा था, ये जाके स्पिंडल रॉड पर एक जगह, जहां तक ये स्पिंडल रॉड अंदर बाहर जो मोशन कर रही थी, यहां पर लॉक हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ये लॉक होती है, तो इसके लॉक होते ही ये ब्रेक एप्लीकेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद क्योंकि ये भी खुला हुआ है, और हमारे आप पूछेंगे क्लच सी उसी टाइम फ्री हो गया था जब हल्के से ब्रेक लगे थे, क्योंकि ब्रेक लगते ही उस कंप्रेशन का इस पे जाने का कारण ये क्लच स्प्रिंग दबा था, और ये क्लच सी फ्री हुआ था। टेक आउट स्प्रिंग का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं हो, साधारण एक यूनिट की तरह काम करता है। मेन जो इसमें काम रहा पे आउट स्प्रिंग का, ये कंप्रेस्ड हुआ। कंप्रेस्ड कितना हुआ, एम के बराबर। तो मुझे उम्मीद है जैसे ही ये सब पूरा होता है तो लीडर नट का मोशन बंद हो जाता है। अब जब ब्रेक रिलीज होंगे, अब ब्रेक रिलीज जब होंगे तब क्या होगा, जब ब्रेक रिलीज होंगे तो उसमें फिर ये वापस आने का प्रयास करेगा। यह हमने बताया था ना, स्पिंडल रॉड यहां पर लॉक हो गया था, सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, स्पिंडल रॉड वापस आने का प्रयास करेगा। तो ये क्योंकि जिस प्रकार ब्रेक में घुमा था, तो पूरा स्पिंडल स्प्रिंग और लीडर नट फिर उल्टी दिशा में घूमने चालू हो जाएंगे, जो अपने आप उस पर जाके गया था। तो ये A - M अपना रोलिंग मोशन के कारण
ध्यान रखिए, पे इन में ये जिस दिशा में घूमेगा, पे आउट में उसके विपरीत दिशा में घूमता हुआ A-M वापिस आ जाएगा। A-1 वापिस कब तक आएगा? तो पे आउट स्प्रिंग का जो ये नट है, ये जब तक अपनी पोजीशन में ना चला जाए, जैसी अपनी पोजीशन में जाएगा तो ये एडजस्टर नट जब तक घूमेगा, जब तक स्पिंडल इसके स्प्रिंग कैप के ऊपर आके स्थिर ना हो जाए। जैसे ही ये आपस में सट जाते हैं तो ये लीडर नट अपना बंद हो जाता है। क्लच C इसके वापस आते पहले ही बंद हो गया था। जब ये वापस आ रहा था तो उस जैसे ही कंप्रेशन खत्म हुआ, तनाव खत्म हुआ, तो लीडर ये जो क्लच स्प्रिंग था इसने घूम के क्लच C को जकड़ लिया था, यहां से खुल के इसमें जगह। इस केस में मैंने बार बार आपको बताया, टेक का जो टेक इन है, पे इन स्प्रिंग है, ये कोई विशेष काम नहीं करती। पे इन स्प्रिंग भी कई बोलते हैं, कई बार टेक अप स्प्रिंग भी इसको मैनुअल में बोला गया। इसमें जो भी खेल है पे आउट स्प्रिंग का, इसके दबने या खुलने के कारण वो जो माइनस स्लैक है वो यहीं पैदा होता है, यहीं रिलीज होता है। तो इस प्रकार जैसे ही ये रिलीज होता है तो अपनी पोजीशन में चला जाता है। इसमें 2 बार, 1 या 2 बार कम से कम इसमें ब्रेक एप्लीकेशन होके तब अपनी मूल पोजीशन में आता है, ठीक है ना। और इसी बीच फिजिकली क्या होता है, आपके ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच की जो दूरी आप फिजिकल समझिए, ये अपने 2-3 स्ट्रोक में इसको लगभग पूरा कर लेता है। क्योंकि इस सब काम करने के लिए स्लैक को वापिस आना पड़ा, आउट होना पड़ा थोड़ा, तो इसलिए इसका नाम पे आउट भी रखा गया है। तो इस प्रकार आप इन तीनों की स्थिति को समझें। प्रकार आपने जाना कि टू स्मॉल स्लैक में क्या है कि हमारा जो स्लैक की जो है लेंथ हमने बढ़ानी है। लेंथ कैसे बढ़ेगी कि डायमेंशन ई, बैरल स्पिंडल जो थ्रेडेड स्प्रिंग है थोड़ा बाहर आएगा और डायमेंशन ई को बढ़ाएगा, इसमें थोड़ा डायमेंशन ई बढ़ जाएगी। और टू लार्ज स्लैक में क्या है, टू लार्ज स्लैक में जिसको आप पेन भी बोल रहा था, इसमें स्पिंडल जो एडजस्टर स्पिंडल है 1570 जो आपने नापी थी 1570, वो अंदर की तरफ जाती है, डायमेंशन ही कम होती है, तब ब्रेक लगती है। और करेक्ट स्लैक में ए और ई में केवल इलास्टिसिटी का फर्क है, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा हमें ई को डिस्टर्ब करना नहीं पड़ता, ना मात्री थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि स्लैक एडजस्टर हमारे ई डायमेंशन और ए महत्वपूर्ण डायमेंशन को लेते हुए किसी प्रकार स्लैक को कम करता है जब लार्ज स्लैक को, और कम स्लैक को बढ़ाता है जब स्मॉल स्लैक। और ये सब चीज एसएबी के वर्किंग इंटरनल मैकेनिज्म के कारण होती है।